हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगिल क्लासेस। डेट आज की 4 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर हेट न्यूज़ से रिलेटेड। जो पिछले साल आपको पता है जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था तो तबलीगी जमात की एक तरीके से गैदरिंग हुई थी और उसके बाद में केसेस जब बढ़ने लग गए थे तो एक मीडिया का एक सेक्शन जो लगातार उस इशू को हाईलाइट करने में लगा हुआ था और उसी से रिलेटेड एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई कि जिस तरीके से हेट स्पीच, हेट न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मीडिया हाउसेस के द्वारा प्रमोट की जाती है, तो उस चक्कर में एक कम्युनल हार्मनी की बजाय एक हेट्रेड इंक्रीज हो जाती है। तो उसी की सुनवाई जब चल रही थी तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना जी, उनके द्वारा स्टेटमेंट्स दिए गए और उनका एनालिसिस यहाँ पे किया जा रहा है, जानेंगे इसको। दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट बाइडन डॉक्ट्रिन। देखो, इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बाइडन बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके परेशान नहीं है कि जी अफ़गानिस्तान से हमें अचानक से विड्रॉ करना पड़ा है, हम जो विड्रॉ कर रहे हैं उसकी वजह से अफ़गानिस्तान में जो भी सिचुएशन बन रही है तो उसके लिए हम लोग पहले से तैयार थे, क्योंकि बराक ओबामा के बाद में डोनाल्ड ट्रंप के बाद में जो बाइडन, इन्होंने वही काम किया जो पहले से तैयार था। तो वही चीज़ें बताई जा रही कि इराक में वॉर ख़त्म करने की बात कर दी थी इसने, बराक ओबामा ने शुरुआत तो की थी दोनों जगहों पे, अफ़गानिस्तान में और यहाँ पे इराक में इन्वेजन किया था यूएसए ने। तो वो दोनों उस टाइम पे हुए थे जब प्रेसिडेंट थे यूएसए के जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उसके बाद में बराक ओबामा आए तो उन्होंने इराक वॉर ख़त्म कर दिया 2011 में और फिर अफ़गानिस्तान से भी अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने की बात करनी शुरू कर दी 2013 से। फिर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसी लाइन में कंटिन्यू करते हुए तालिबान के साथ एंगेजमेंट रखी और उसमें ये था कि हम पीसफुली विड्रॉ करेंगे और आप हमारे पीछे से कोई अटैक नहीं करोगे। फिर उसके बाद में आप देखो अभी जो बाइडन आते ही इन्होंने भी वही चीज़ कंटिन्यू किया, क्योंकि अब मेन जो चैलेंज है ना यूएसए के लिए वो चाइना और रशिया दोनों मिलकर के जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं वो है। ऐसे में ये बताई जा रही जो बातें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नहीं देखेंगे चाइनीज़ आइडल, ये नहीं देखेंगे हम। फिर बात करेंगे सर्विलियंस स्टेट कि दिल्ली में सीसीटीवी कैमराज को इंस्टॉल करने के बाद में ये पता पड़ा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसी सिटी में अगर सीसीटीवीज़ ये कैमराज इंस्टॉल हुए हैं तो वो दिल्ली है, चाहे न्यूयॉर्क से कंपेयर कर लो चाहे लंदन से। पर यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं, वो देखेंगे यहाँ पर राइटर्स क्या बताना चाह रहे हैं। इसके अलावा थर्ड आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इल्यूजन ऑफ सोशल जस्टिस। रिजर्वेशन से और कास्ट सेंसस से रिलेटेड आर्टिकल है, जानेंगे इस आर्टिकल में। और लास्ट में ये छोटा सा ये बड़ा आर्टिकल है, इसकी थोड़ी मेन थीम दे दूंगा मैं आपको, द आइडिया ऑफ ए टीचर, क्योंकि कल आपको पता है टीचर्स डे है 5 सितंबर, तो इस वजह से ये आर्टिकल आया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक पॉइंट निकाल लेंगे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो चलिए देखते हैं जो भी आर्टिकल्स हमारे पास में उनको डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है इल्यूजन ऑफ सोशल जस्टिस। देखो आज पीडीएफ नहीं आई मेरे पास में, इसलिए मैं सीधा एप्लीकेशन से पढ़ा रहा हूँ। आज हो सकता है आपको वर्ड्स बहुत छोटे दिखें, पर वही है, डिस्कशन तो ज़रूरी है, द शो मस्ट गो ऑन। ओके, तो आर्टिकल को देखो, लिखा है यहाँ पर प्रणव धवन और क्रिस्टोफ जेफरलॉट ने। तो इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि अभी मॉनसून सेशन आपको पता है कंक्लूड हुआ है पार्लियामेंट का, जिसमें 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उसको पारित कर दिया गया, जिसमें प्रोविज़न ये था कि जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया था कि जी अब से जो भी बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट है उसको चेंज करना, अमेंड करना, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसमें प्रेसिडेंट का नाम आ गया था, ठीक है। तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोई भी बैकवर्ड लिस्ट को अपडेट कर सके उसकी पावर ख़त्म हो गई थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे। तो इसको करेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2021 इसको इंट्रोड्यूस किया इसी मॉनसून सेशन में और इसको पारित भी करवा दिया, जिससे क्या हो गया, जो स्टेट्स की पावर थी उसको रिस्टोर कर दिया गया कि जी अब वो ओबीसी की लिस्ट को अगर अपडेट करना चाहें अपने हिसाब से स्टेट जॉब में या स्टेट की जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें, तो वो आसानी से कर सकें। तो पर यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ पॉइंट्स हैं कि ये जो प्रोग्रेस की तरफ में बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर्डल का काम करती हैं। देखो, एक तो कास्ट बेस्ड सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर जब अपर कास्ट और लोअर कास्ट का कंपैरिजन किया जाए तो अपर कास्ट का ये मतलब अपर कास्ट ने लोअर कास्ट के साथ में जो एट्रोसिटीज़ की थी, जिसकी वजह से वो सोशियो और आप कह सकते हो एजुकेशनल दोनों सेक्टर्स में, मतलब सोशल सेक्टर्स या एजुकेशनल सेक्टर दोनों में आप देखो वो बैकवर्ड रह गए। तो उनको एक तरीके से प्रोग्रेस करना, ठीक है, उनको एडवांसमेंट देना, उसके लिए रिजर्वेशन के प्रोविज़न किए गए थे। तो यहाँ पर इस 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का प्रोविज़न जो है
वो क्यों रेडंडेंट रहने के चांसेस हैं। रेडंडेंट का मतलब हो गया कि जो चाहा जा रहा है वो कंप्लीट हो भी पाएगा कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो बात आ रही है वो ये कि फर्स्ट केविएट तो ये आता है कि 50% लिमिट आपने ऑलरेडी फिक्स कर रखी है कास्ट बेस्ड कोटा के बेसिस पे अगर बात की जाए तो। ठीक है, इंदिरा साहनी केस में आपको पता ही है, जो मंडल कमीशन केस भी जिसको बोला जाता है 1993 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर 50% की लिमिट को तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो, तो वहाँ इस चीज़ को, एक तो ये लिमिट है ना, ये लिमिट प्रॉब्लम क्रिएट करेगी चाहे आप कितने अमेंडमेंट लेकर के आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, दूसरा जुडिशरी ने जो ये लिमिटेशन लगा दी है, तो इसमें आप देख सकते हो स्टेट की पावर कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने हिसाब से अगर बैकवर्ड क्लासेस को कोई बेनिफिट देना चाहे तो वो नहीं दे पाएंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी लेटेस्ट बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में आप देखो कि सोशली डोमिनेटेड बट एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास मराठाज, उनको एक गायकवाड़ कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर उनको रिजर्वेशन देने की बात की महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, पर हुआ क्या, वहाँ पर उसको स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और उसी में तो आया था ये 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन था कि जी स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर नहीं है ये जो ओबीसी की लिस्ट है उसको अमेंड करने की या चेंज करने की, उसको अपडेट करने की पावर तो केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। तो ओवरऑल बात क्या आ गई कि बैकवर्ड क्लासेस को बेनिफिट अगर देना चाहती हैं सरकारें, राज्य सरकारें, तो ये 50% की लिमिट हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि राजस्थान में गुजर कम्युनिटी लगातार रिजर्वेशन की डिमांड करती है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से रिजर्वेशन के लिए कुछ प्रोविजन कर भी देती है, तो वहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान वो उसको स्ट्रक डाउन कर देता है, ये कह कि भाई 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन की लिमिट आप क्रॉस कर रहे हो, जो कि अलाउड नहीं है। अब आप एक तरफ देखो SC ST या फिर सोशली बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनको आप जो कोटा ऑलरेडी दे रखा है आपने, वहाँ पर पहले से ही 50% की लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो रखी है। तो जो रिजर्वेशन दिया हुआ है वो और एक्चुअल में उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसमें अगर देखें तो वहाँ पर गैप दिखता है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को और एक्टिवली काम करने की ज़रूरत होती है। कैसे कि अब जैसे OBCs को अगर 27% रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो सेंट्रल सर्विसेज में आप मान के चलो कि लगभग 22% के लगभग ही 2016 का डेटा है, 22% ही वो जो सीट्स हैं जहाँ पे जॉब्स की अगर बात की जाती है वो वैकेंट पड़ी है। सिमिलरली आप देखो यूनिवर्सिटीज़ में जो वैकेंसी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 47% पोस्ट जहाँ पर OBC के लिए रिजर्व्ड है 100 सीटें, उनमें से 47 सीट्स तो वैकेंट है। तो ओवरऑल क्या है कि रिजर्वेशन दे भी दिया और उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा लगातार गवर्नमेंट अपनी तरफ से पब्लिक सेक्टर को इरोड कर रही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अभी आप प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हो, नंबर 1। इसके अलावा आप देखो कि जो वैकेंसीज़ के नंबर्स हैं वो लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर कि UPSC जो कि 2014 में लगभग 1236 सीट्स के लिए वैकेंसी निकालती थी, वो अब 2018 में कितनी निकालने लग गई थी, घटते घटते 759। तो ऐसे में बोला है UPSC में वैकेंसीज़ की ही नंबर्स में डिक्लाइन देखो लगभग 40% तक आ गया। और रही सही में प्राइवेटाइजेशन को आप प्रमोट कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब्स तो वैसे ही शॉर्ट होने वाली है। रिजल्ट क्या निकल रहा है कि 2011-12 से 2017-18 के बीच का अगर टाइम देखें तो ओवरऑल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में जो जॉब्स हैं वो 2.2 लाख जॉब्स हैं डिक्लाइन हो चुकी हैं। ठीक है, और इसमें जो SC कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको सिर्फ आप देख सकते हो 33,000 जॉब्स ही मिल पा रही हैं। तो ओवरऑल बात क्या आ गई कि एक तो आपने जो रिजर्वेशन का कोटा फिक्स कर रखा है वो प्रॉब्लम है, दूसरी चीज़ जो रिजर्वेशन कोटा दे रखा है उससे भी कम रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है रिजर्व्ड कैटेगरी को, तीसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि लगातार जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो डिक्लाइन कर रहे हैं, और चौथी चीज़ आ रही है कि आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो इसकी वजह से अब गवर्नमेंट जॉब्स वैसे नहीं मिलेगी। इसके अलावा फाइनली बात आ जाती है कि आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन देने की बात कर दी। ठीक है, तो उसमें आपने क्या क्राइटेरिया फिक्स किया है, हमारे यहाँ पर सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बेसिस पे ही रिजर्वेशन दिया जाता है। अब आपने इकोनॉमिक सेगमेंट और डाल दिया वहाँ पर, जिसमें ये देखा गया है कि 8 लाख से कम अगर पर एनम इनकम है किसी भी हाउस होल्ड की तो उनको EWS कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे में बोला अपर कास्ट का जो सेगमेंट है वो 99% तो कवर हो जाएगा इस रिजर्वेशन में। तो यहाँ पर एक रिसर्च के बेसिस पे ये बताया जा रहा है कि जहाँ पर रिजर्वेशन SC ST OBC जो कि बैकवर्ड कास्ट रही हुई हैं या बैकवर्ड क्लासेस रही हुई हैं ट्रेडिशनली, उनको प्रमोट करने के लिए रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न किया गया था उसको आपने
साइड करते हुए नया सिस्टम शुरू कर दिया इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर, ये तो कंप्लीटली ओवरटर्न हो गया जो जिस वजह से रिजर्वेशन शुरू किया था। रिजर्वेशन किस लिए लाया गया था कि जो बैकवर्ड कास्ट है, बैकवर्ड क्लासेस है, उनको फॉरवर्ड या फिर उनको सोसाइटी में इंक्लूसिव मैनर में एडवांसमेंट दिया जा सके। बट आप यहाँ पर जो रिजर्वेशन दे रहे हो इकोनॉमिकल बेसिस पे और उसमें अपर कास्ट को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, बोले कि वो भी फिर रिजर्वेशन के प्रोविजंस को एक तरीके से डिफाई करता है। तो ये बात बोली जा रही है राइटर्स के द्वारा। इसके अलावा कास्ट बेस्ड कोटा की अगर बात करें तो इसमें कास्ट को आप टारगेट करते हो, और वो भी कौन सी कास्ट जिन्होंने सोशली डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया है। तो 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप लेकर के तो आए हो, जो कोशिश तो ये करेगा कि बैलेंस बनाए, पर सवाल ये है कि 50% की लिमिट इस 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, मतलब अमेंडमेंट बिल को अच्छे से इम्प्लीमेंट होने भी देगी या नहीं। इसके अलावा और दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर राइटर्स हाईलाइट करना चाहते हैं वो ये कि बोला करंट रूलिंग पार्टी है वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंस दिखा रही है कि कास्ट बेस्ड सेंसस हम नहीं कंडक्ट करेंगे। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि इसमें जो मेन आप देख सकते हो कि अभी तक जो पोस्ट कॉलोनियल कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना, कि दो तरीके से हमारे यहाँ पर एनालिसिस किया जा रहा है। एक तो कास्ट ब्लाइंड सोशो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक एनालिसिस, और एक है कास्ट कॉन्शियस कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन रिजीम। इसका मतलब ये हो गया कि आपने कास्ट को रिकॉग्नाइज ना करते हुए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये एनालिसिस किया कि जी कौन एडवांस्ड है कौन बैकवर्ड है। दूसरी तरफ आपने यहाँ पर कास्ट को ध्यान में रखते हुए काम किया, जिसमें आपने जो भी बैकवर्ड क्लासेस थी जिनके अगेंस्ट में कोई भेदभाव हुआ है प्रीवियसली, उनको आप कॉम्पनसेट कर रहे हो। तो रिजर्वेशन जो है वो सेकंड वाले प्रोविजन के बेसिस के ऊपर है। तो इसी चीज़ को थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए अभी बार बार डिमांड की जा रही है, जो एनडीए में अभी रूलिंग पार्टीज़ हैं, चाहे वो अपोजिशन एनडीए में जो अभी रूलिंग पार्टीज़ हैं, बीजेपी को फेवर करने वाली पार्टीज़ वो हो गई, या फिर अपोजिशन में कोई पार्टीज़ बैठी है, तो वो डिमांड कर रही हैं लगातार कि जी हमारे यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस हो जानी चाहिए। इससे बोला प्रॉपरली हमारे पास में एक डेटा आ जाएगा, क्योंकि डेटा जब तक क्लियर नहीं आएगा तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि किस इंडिविजुअल को रिक्वायरमेंट है रिजर्वेशन की और कौन रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा करके एडवांस हो चुका है। ठीक है, अब देखो बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2 बार कमीशन स्टैब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, बैकवर्ड क्लास कमीशन आपको फर्स्ट पता है काका कालेकर, जो आपने बता दिया था मुझे पहले कमेंट बॉक्स में, और इसके अलावा दूसरा जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है वो आपको पता है मंडल कमीशन। तो अभी ज़रूरत किस चीज़ की है कि जी एक तो बैकवर्ड क्लास कमीशन आप स्टैब्लिश करो, जिसके बेसिस पे वो रिकमेंड करें कि किन बेसिस के ऊपर हम रिजर्वेशन को रिन्यू कर सकें, अपडेट कर सकें। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सेंसस का डेटा, जिसमें अप टू डेट अगर सेंसस डेटा अवेलेबल हो तो उसमें कास्ट बेसिस सेंसस अवेलेबल हो तो ये फ़ायदा हो जाएगा। देखो ये आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आ जाए कि हाँ जी अभी सेंसस के अंदर कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड की जा रही है तो उसमें क्या फ़ायदे हैं, तो प्लस पॉइंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। और जो अभी कमियाँ हैं रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर के उनको, तो आप अपने खुद के ओपिनियन भी रख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अभी हम राइटर्स के ओपिनियन देख रहे हैं, राइट। तो रिजर्वेशन की जो लिमिटेशन है या पॉलिसीज़ की जो लिमिटेशन है उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास में एक्यूरेट डेटा हो। ठीक है, सेंसस अपने आप में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो एक बेंचमार्क प्रोवाइड करता है हमें कि कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस का शिकार है। ठीक है, इसके अलावा आप लगातार जब ये देखो कि किसके पास में मटेरियल अक्यूमुलेशन ज़्यादा है किसके पास नहीं है, तो उसके लिए ये आप सेक्शन वाइज या सोसाइटी में जो भी डिसएडवांटेज्ड सेक्शन है उनको अपलिफ्ट करने के लिए आपको ये एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अब देखो हमारे यहाँ पर सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात करें तो इसमें सोसाइटी में बैकवर्ड क्लासेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट भी है लेटेस्ट ही, जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट का आपको पता है रिजर्वेशन में ये कहा गया था कि जी केवल इकोनॉमिकल स्टेटस देखा जाएगा, उसके बेसिस पे पता किया जाएगा कि सोसाइटी में कौन सी क्लास बैकवर्ड है कौन सी नहीं। तो यहाँ पर वर्डिक्ट क्या है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कहता है कि आप केवल इकोनॉमिकल नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज है उन पर भी ध्यान दोगे तब पता पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी बैकवर्ड है और कौन सा एडवांस्ड है। तो ऐसे में एक प्रॉपर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक कह सकते हैं ना कि हम एक सेंसस कंडक्ट कराना जरूरी है। कास्ट सेंसस क्या है कि हमें बहुत सारी फाइंडिंग्स प्रोवाइड करेगा कि वाकई में यूनियन या स्टेट लेवल पे कौन सी कास्ट बैकवर्ड है और किसको कहाँ पर रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो वहाँ पर आर्बिट्रेरीनेस क्या ख़त्म हो जाती है।
अब देखो, वैसे तो महाराष्ट्र में जस्टिस गायकवाड़ कमीशन ने रेकमेंड किया था कि सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में जो कोटा है उसमें मराठा कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन देने की जरूरत है। ऑल्दो मराठा कम्युनिटी सोशली डोमिनेट कम्युनिटी है, बट एजुकेशनली वो बैकवर्ड है, तो ऐसे में उनको रिजर्वेशन की जरूरत थी, है कि नहीं। बट हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता ही, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है जिसका नाम है, केस का नाम है चेब्रोलू एल प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें सेंट्रल, मतलब आप कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेंटर को कि आप पीरियोडिकली रिजर्वेशन बेनिफिशियरीज को रिवाइज करो, है कि नहीं। किस बेसिस पे, सोशियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे, कि हाँ जी सोसाइटी में क्या स्टेटस है, कितना वो मतलब इंक्लूजन महसूस कर रहे हैं, कितना इकोनॉमिकल एडवांसमेंट आया है। तो ओवरऑल बात क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट में ये कहा कि रिवीजन होना चाहिए लिस्ट का। इसके अलावा स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन की अगर बात करें, नेशनल एंड स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, वहां पर क्या है, डेटा की कमी रहती है, तो वो रिवीजन कैसे करेंगे, तो डेटा कहां से आएगा, कास्ट सेंसस के बेसिस पे। एक और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 2020 का, जिसमें देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मुद्दा था, जिसमें ये ओपिनियन आया था कि जो सब क्लासिफिकेशन है, जो शेड्यूल्ड कास्ट में सब क्लासिफिकेशन, क्योंकि इनमें भी क्या हो गया है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनमें भी, कि जो लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा चुके हैं, और जो लोग कम फ़ायदा उठा पाए हैं वो अभी भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ओवरऑल बात क्या आ गई है कि आप एक बार एक क्रेडिबल डेटा आपके पास में अवेलेबल हो, और क्रेडिबल डेटा देखो कास्ट सेंसस अवेलेबल करा सकती है, और उसी के बेसिस पे आप रिवाइज करो सेंसस को, मतलब रिजर्वेशन को। तो एक तो ये हो जाए कि भाई रिव्यू प्रॉपर हो जाए, रिवीजन प्रॉपर हो जाए, और जिनको रिजर्वेशन मिलने की जरूरत है उनको इंक्लूड किया जाए, और जिन लोगों ने रिजर्वेशन का फायदा उठा करके अपने आप को एडवांसमेंट दे दिया है उनको एक्सक्लूड किया जाए, मतलब प्रॉपर अपडेट होना चाहिए। और इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, कास्ट सेंसस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सर्विलेंस स्टेट। आर्टिकल को लिखा अपार गुप्ता और अनुष्का जैन ने। देखो, पिछले हफ्ते की बात है जब दिल्ली सरकार ने बहुत ही गजब का सेलिब्रेशन किया और ये कहा कि जी हमारे यहाँ पर मास सर्विलियंस बहुत ज़्यादा हद तक हमने अचीव कर लिया है। वो कैसे, बोला दिल्ली जो है वो न्यूयॉर्क और लंदन से भी आगे पहुँच गया है सीसीटीवी कैमराज को इंस्टॉल करने में। 1 स्क्वायर माइल की अगर बात करें, 1 स्क्वायर माइल, ठीक है, 1 स्क्वायर माइल की एरिया में जितने कैमराज होने चाहिए सीसीटीवी, उसमें सबसे ज़्यादा कौन है, दिल्ली। तो ये सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की अगर बात करें तो इसमें ये कहा जाता है कि जी यहाँ पर हम जो भी क्राइम हो रहे हैं उन नंबर ऑफ क्राइम्स को रिड्यूस कर पाएंगे। दिल्ली का अगर डेंसिटी देखोगे ना तो पर स्क्वायर माइल 1826 सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि 150 ग्लोबल सिटीज़ में फर्स्ट रैंक अचीव कर चुका है दिल्ली। ठीक है, अब ये सिंबॉलिक तो अपने आप में बहुत ज़्यादा है कि जी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बातें कर ली हैं कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो उसको आप वहीं पे ट्रैप कर लोगे, वहीं पे रोकने की कोशिश कर लोगे। अब पब्लिक सेफ्टी का नाम लेकर के आपने सीसीटीवी को इंस्टॉल तो कर दिया दिल्ली में, पर यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आता है। राइटर्स ये कहना चाहते हैं वो ये कि आपने इंस्टॉलेशन क्यों किया है, क्राइम्स को रोकने के लिए ना, और क्राइम्स तो दिल्ली में अभी भी विमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट में अभी भी नहीं रुक पा रहे हैं। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो दिल्ली में अभी तक सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया हुआ है जिसके बेसिस में, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सीधा सा है कि लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, और पुलिस ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो आप एक चीज बताओ, एक तरफ तो आप क्राइम रोकना चाहते हो, दूसरी तरफ आपके पास में पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी आपकी पकड़ नहीं है, और फिर उसके बावजूद आप सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल कर रहे हो। तो इस सीसीटीवी कैमराज के इंस्टॉलेशन के बेसिस के ऊपर है कौन उस डेटा को एनालाइज करेगा, सीसीटीवी की जो फुटेज है उनको, ये पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसी, तो उन पर आपकी पकड़ ही नहीं है। तो आपका ये सेलिब्रेशन क्या है, खोखला है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन जो हो गया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना यही कोई काम नहीं होता, आपको उसको इम्प्लीमेंटेबल भी बनाना होता है, उसका यूटिलिटी भी होनी चाहिए प्रॉपर, तब जा करके ये आप टारगेट्स अचीव कर सकते हो, जो कि सेलिब्रेशन पहले से ही कर लिया। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने देखो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन किया, इसके पीछे और भी बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो क्या कि जो टारगेट है वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। क्या वुमेन सेफ है, जी बिल्कुल भी नहीं। एक भी ऐसा, मतलब ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं ना कि एविडेंसेस ही अवेलेबल नहीं है रिसर्च बेसिस पे कि जी वहाँ पर ये फिजिकल आर्टिफैक्ट्स आपने इंस्टॉल कर दिए जिसकी वजह से क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो रुक गए हों। बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं दिल्ली में। यहाँ पे देखो एक डेटा बताया जा रहा है कि पिछले साल का मतलब 2020 की बात की जा रही है, पिछले साल लगभग 5095 केसेस आए थे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के दिल्ली में,
और अब की बार 8,106 केसेस आ चुके हैं। तो इसमें आप बताओ कि ये पिछली साल कम क्यों हुए? इसकी वजह राइटर सीधी सी बता रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से आपने पब्लिक मूवमेंट के ऊपर क्या लगा दिया था, रोक लगा दी थी, और रोक लगाने के चक्कर में मूवमेंट कम हुआ, तो रिजल्ट क्या रहा वहां पर कि केसेस कम आए। अब जब मूवमेंट शुरू हो गया है तो केसेस तो वापस आने लग गए आपके। तो आप ये बताओ कि जब सीसीटीवी कैमराज ही इतनी सक्सेस को गेन कराने के लिए आपके लिए आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब कैपेबल रह सकते हैं इंस्टॉलेशन ही, तो ये केसेस बढ़ क्यों गए पिछले साल के कंपैरिजन में? घटना चाहिए था ना इनको। तो ये हायर नंबर ऑफ कैमराज केवल इंस्टॉल कर दो और क्राइम रिड्यूस हो जाए, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। आप देखो ओवरऑल इस तरीके के प्रोजेक्ट के ऊपर 1184.73 करोड़, मतलब आप देखो कितना फिस्कल लॉस हुआ है। लॉस तो क्या कहेंगे इसको, खैर, पर हाँ इतना ज़्यादा खर्चा आपने एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, इस खर्चे को आप यूज़ कर सकते थे कुछ और कामों के लिए, राइट? क्योंकि आपने टारगेट क्यों किया है जी? टारगेट का एक ही तो वजह है कि कैसे भी करके क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, या फिर जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उनको आप रोक सको। पर सवाल ये आ रहा है, क्राइम को ना रोकने की बजाय ये तो खर्चा बढ़ गया और कुछ ही नहीं है। अब आप देखो इनको फिर आपने इंस्टॉल कर दिए तो रिप्लेसमेंट की भी नौबत आएगी, रिपेयर भी करोगे, मेंटेन भी करोगे और प्रोविजन भी रखोगे कि हाँ जी इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं। तो ओवरऑल बात ही आ जाती है कि आप यहाँ पर इतने सारे इंस्टॉलेशन कर चुके हो, तो ये चीज़ें फिर बाद में ये जो कॉस्ट आ रहा है ये किसके लोड पर आएगा भाई? एक्सचेकर। अब एक्सचेकर के पास में पैसा किसका आएगा? जो टैक्स पे करती है जनता अपनी हार्ड अर्न मनी पे। तो ये एक तरीके से जो टारगेट है उसके हिसाब से आपने खर्चा कुछ ज़्यादा ही कर दिया। इसके अलावा अब आपने ये सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल तो कर दिए और टारगेट ये है कि आपका बच्चे और औरतों को सेव करोगे, पर सवाल ये आ जाता है कि आपके पास में कोई लीगल फ्रेमवर्क तो है नहीं कि जिसके बेसिस पे आप इनको प्रॉपर्ली रन कर सको। केवल है तो केवल सिंगल पेज के ऊपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डाले हुए हैं, और वो भी आप देखो जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उनके द्वारा इशू किया हुआ है। ठीक है, अब इनमें आप देखो कि जो भी डेटा सीसीटीवी से इकट्ठा किया जाएगा वो डेटा किसके पास जाएगा? आरडब्ल्यूए रिप्रेजेंटेटिव, कोई मार्केट एसोसिएशन होगा, या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा, या फिर लोकल पुलिस के पास चला जाएगा। अब इस डेटा का क्या यूज़ किया जाएगा, क्या कोई गारंटी है क्या? यहाँ पर जो पुट्टा स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी को आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट बोल दिया, उसका वायलेशन होने का डर भी तो है। कितनी एजेंसीज के साथ में आप डेटा शेयर करोगे आप ये? ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि डेटा जो होगा उसको एक्सेस करने के लिए पासवर्ड और लॉगिन आईडी अवेल कराई जाएगी और उसका अप्रूवल देगा लोकल एमएलए। चलो जी ठीक है कि आपने एक इंडिविजुअल को वहां पर डिप्लॉय कर दिया, पर वो एमएलए जो है उसकी इंटेग्रिटी कितनी रहेगी वो भी अपने आप में सवाल है। इसके अलावा जो ये सिंगल पेज पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने डाला है उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि डेटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करे या प्रिवेसी की सिक्योरिटी की बात करे। तो ये तो सीधा का सीधा फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक सर्विलियंस स्टेट बनना क्या ठीक बात है? आप किसी इंडिविजुअल की प्रिवेसी में झांको बार बार में, तो वो क्या ठीक बात है? इसके लिए एक रिसर्च बताई जा रही है कि नयनात्रान रंगनाथन ने इंटरनेट डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट के तहत एक रिसर्च की, मतलब आपने एक आप कह सकते हो कि कुछ ओपिनियन लिया इंडिविजुअल्स के, और वो पहुंच गए एक बेंगलुरु में गारमेंट वर्कर्स के पास में, फीमेल वर्कर्स के पास में, और उनसे जाके पूछा कि जी ये सीसीटीवी फुटेज जब से लेना शुरू किया है तब से क्या आपके अगेंस्ट में जो सेक्सुअल हारेसमेंट होता है उसमें कमी आई है? तो बोला कि बिल्कुल भी नहीं है, तो ट्रबल मेकर्स हैं। सीसीटीवी कैमरास बिल्कुल भी हमारी सेफ्टी नहीं इंश्योर करते हैं, उल्टा ये तो इस तरीके से यूज़ करते हैं ये यहाँ के मालिक कि कोई कौन सा वर्कर मालिक के खिलाफ में आवाज़ उठा रहा उसी को फायर कर दो। मतलब लेबर डिमांड है उसको सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, सीधा का सीधा सिग्नल क्या देती है कि केवल सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी कैमराज आप इंस्टॉल कर दोगे और उसके अंदर से जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको अगर यूज़ करके आप क्राइम्स को रोकने की कोशिश करो, इसके एविडेंसेस बहुत कम मिल रहे हैं। दिल्ली ही ऐसी बात नहीं है कि ग्लोबल सर्विलियंस रेस के अंदर आगे है, इसके अलावा हमारे यहाँ से चेन्नई है 3rd और मुंबई है 18th, और इंडिया के बाद में नंबर 2 पे चाइना की सिटीज आ जाती हैं फिर, जो कि फोकस कर रहा है चाइना तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन पे कि कोई भी कहीं प्रो डेमोक्रेसी की बातें ना करनी लग जाए। ठीक है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी आपको पता ही है कि जो माओ त्से-तुंग या माओ जेडंग, उन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी थी वही नींव को कंटिन्यू करने के लिए अब शी जिनपिंग काम कर रहे हैं। तो उसमें बोले सर्विलियंस स्टेट का काम बहुत ज़बरदस्त बढ़ चुका है, जो लोगों की एक एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के ऊपर भी नज़र रखी जा रही है। तो ये चीज़ कहाँ सेफ्टी दे रही है? ये तो आप सिविल लिबर्टीज़ के अगेंस्ट में और जा रहे हो।
तो ये चीज़ बताई जा रही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किस वजह से करना चाहिए और हो क्या रहा है, उसके बावजूद सरकारें एविडेंसेस को ध्यान में ना रख करके प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट उस एक ही लाइन में बढ़ाती चली जा रही हैं और जिनका आउटकम ऑलमोस्ट जीरो है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हेट न्यूज़। देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने अपनी तरफ से सही स्टेटमेंट दिया है कि जी हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसमें एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो है वो लगातार हर एक चीज़ को कम्युनल एंगल देने की कोशिश करता है। मुद्दा है कि पिछले साल जब तबलीगी जमात निज़ामुद्दीन मरकज़ ये जब मीटिंग हो रही थी तबलीगी जमात की, तो उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा बातें उठने लग गई थी कि जी कोविड के केसेस जो हैं वो इस तबलीगी जमात की वजह से ही फैले हैं इंडिया के अंदर। तो इससे क्या हो गया, इसको एक कम्युनल एंगल देने की कोशिशें की गई। इसमें बहुत सारे टीवी चैनल्स भी थे और बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारे न्यूज़ चैनल इतने हो गए कि हर तरीके से तबलीगी जमात के ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। और इसी चीज़ को लेते हुए एक पिटिशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में और उसमें ये कहा गया कि जी आप एक बार इसको रिव्यू करो, एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करो कि इसमें तबलीगी जमात का कितना रोल रहा कोविड के स्प्रेड में, या फिर जो कुछ भी तबलीगी जमात को डिफेम करने की कोशिशें की गई तो उसके अंदर किसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। तो उसी बात के अंदर जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे सुप्रीम कोर्ट में, उनका नाम है तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल हैं वो, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास में सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया कोड एथिक्स कोड रूल्स 2021 रिलीज कर रखे हैं, जो कि इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए काम करेंगे। पर वही बात है कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी चल रही है। पर अपनी तरफ से खैर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट तो दिया कि जी हमने कुछ तो किया है। अब सवाल ये आ जाता है कि यहाँ पर हर एक चीज़ को आप कम्युनल एंगल देना शुरू कर दोगे मीडिया के सेक्शन को, तो वो चीज़ें फिर क्या हो जाती है, हमारे देश की जो इमेज है ना वो डाउन करती है। अब आप एक तरफ देखो कि मीडिया को जो फ्रीडम मिली हुई है वो मिली हुई है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ फंडामेंटल राइट्स के तहत। अब आप अगर किसी को ये कहो कि जी आप अपने स्टेटमेंट्स को दे रहे हो, उनको कम से कम रोको, या फिर किसी मीडिया हाउस पे अगर बैन भी लगाता है ना सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पर या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी, तो उस केस में फिर वहाँ पे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि आप फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहे हो, उसका वायलेशन कर रहे हो। पर सवाल ये आ जाता है कि मीडिया हाउसेज में इस तरीके के स्टेटमेंट आते ही क्यों हैं? क्योंकि एक न्यूज़ आती है और एक क्लोज डोर रूम होते हैं, ठीक है, क्लोज डोर रूम्स होते हैं, बोर्ड रूम्स में बैठते हैं और वहाँ न्यूज़ रूम्स में बैठ करके डिस्कशन डिबेट होता है, 5-7 आदमी बैठते हैं और वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपनी चीज़ों फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं, अपने हिसाब से लूप होल्स निकालते हैं या कोई ऐसी मशीनरी निकालते हैं जिससे कि वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सके, है कि नहीं। अब एक तरफ तो आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और दूसरी तरफ ये मैनिपुलेशन है जिसकी वजह से आप कम्युनल हेट्रेड प्रमोट करते हो। तो इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है सरकार पे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है जी, हमारे तो यहाँ पे चुनाव के टाइम पे देखा करो ना किस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं अलग अलग पॉलिटिशियंस के। अगर वो लोग ही अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो उन लोगों को देख देख करके ही तो जनता आगे काम करेगी। अच्छा, मीडिया हाउस का काम क्या होता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस की डिमांड क्यों की गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे? फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद में लगातार जो लिबरल सोसाइटीज आई, उन्होंने क्यों फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की कि अगर सरकार कुछ गड़बड़ करे तो उनके कच्चे चिट्ठे निकाल के बाहर रखे लोगों के सामने। पर जहां पर मीडिया हाउस यही सोच ले कि जी सरकार जो चाहेगी वो चीज़ हम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर बाद में लोगों के डिफेंस के लिए काम कौन करेगा? तो मीडिया के इंडिपेंडेंस, अनबायस्डनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया पे आपका खुद का अकाउंट हो, चाहे यूट्यूब पे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, या फिर जो भी प्रिंट मीडिया है या फिर और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनको अनबायस्ड मैनर में अपनी रिपोर्ट देने की ज़रूरत है। बट वहाँ पर कम्युनल एंगल देना जब शुरू कर देते हैं तो देखो हमारे देश की जो एक इमेज है ना सेक्युलर कंट्री की, उस पर डाउट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखो जो कुछ भी हो रहा है वो इतना ठीक नहीं है, और ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर हाईलाइट की गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कि जी हमें बहुत ज़्यादा एक वाइडर कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी चाहिए कि कैसे हम एक लार्जर पर्पस, जिसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है वो सीधा हमें स्टेटमेंट देती है कि आप फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना चाहोगे, भाई बंधुवाद, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि भाई बंधुवाद को मतलब एक तरीके से भाईचारा, भाई बंधुवाद तो नेपोटिज्म हो जाता है। खैर, आप नेपोटिज्म को ना प्रमोट करने की बजाय मतलब सेक्युलर आइडिया जो है हमारा उसको हम प्रमोट करें। प्रीएम्बल को रट लो, देखो आप, ठीक है ना, बड़ा काम का है। प्रीएम्बल तो आप कहीं पर भी कोट कर देना, ठीक है,
क्योंकि इंडिया जो कुछ भी बन रहा है, इंडिया जो कुछ है, उसके पीछे प्रीएम्बल का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक जिस्ट माना जाता है प्रीएम्बल को, राइट। तो रट लो उसको, तो आप बार बार पढ़ते रहो, एक हनुमान चालीसा की तरह रीडिंग मार दो उस पर, राइट। तो ऐसे में बात ये आ जाती है कि देखो कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है हमारे सिस्टम में, पॉलिटिशियंस को सुधरना पड़ेगा, मीडिया हाउसेस को सुधरना पड़ेगा, और इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट कोई ढंग का हो, इसके लिए कोई कानून अच्छे से आना चाहिए, और उस कानून की इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, तब जाकर के ये जो एंगल दिए जाते हैं ना कम्युनल, वो हट पाएंगे। नहीं तो आपको पता है कम्युनल लाइंस के चक्कर में तो इंडिया ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, और इसी तरीके से कंटिन्यू रहा तो आगे पता नहीं क्या होगा हमारा, ठीक है। तो ये कैविएट है, वार्निंग्स है, इनको हमें समझने की ज़रूरत है। वैसे तो अभी इस पे और हियरिंग्स होगी और बातचीत होगी, तब और देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट आर्टिकल है द आइडिया ऑफ ए टीचर, अविजित पाठक के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है, ठीक है। इसमें देखो बताया जा रहा है कि टीचर्स जो हैं, वैसे टीचर्स डे आपको पता है 5 सितंबर को है, कल है, पर कल संडे है तो कल एडिटोरियल तो आएगा नहीं, तो इसलिए आज ही आ गया ये। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या ध्यान में रखा जाता है, एक टीचर से एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि जी आप बच्चों को रटा दो, टारगेट दे दो, सक्सेस हो जाएंगे तो आपका नाम बढ़ेगा, आप ही का नाम चलेगा, ब्रांड नेम बन जाएगा। अब इस ब्रांड नेम के बनाने के चक्कर में टीचर भी क्या करता है, एक भागदौड़ में लगा रहता है और बच्चों को रटा देता है तोते की तरह, और रिजल्ट ये निकलता है कि बच्चा जिसने रट लिया वो पास हो गया, टीचर का नाम हो गया, और जो बच्चा फेल हो गया उसको फेलियर मान करके सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक वीक, कहते हैं ना कि बिल्कुल ही इन्फीरियोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो एक टीचर को मशीन बना करके रख देना, क्या ये बात ठीक है? एक तरफ हम यंगस्टर्स की एंजाइटी को ख़त्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक टीचर को आप मशीन बना करके रखते हो, और जिसमें फोकस क्या करते हो, यूटिलिटेरियन सिस्टम के ऊपर काम करते हो, जिसमें क्या काम होता है, यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है कि मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट इंश्योर कर दो आप। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल नॉर्मली दिया जाता है कि जी रेलवे ट्रैक है ये कोई, है ना, अब इधर से एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रैक इधर जा रही है, एक ट्रैक इधर जा रही है। अब यहाँ पर 5 जने बैठे हैं, उनको पता नहीं है कि जी इधर से ट्रेन आ रही है, और ट्रेन वाले को भी ट्रेन वाले को आइडिया है कि यहाँ 5 जने बैठे हैं, पर उनको आइडिया नहीं है, और इधर 2 जने बैठे हैं। तो यूटिलिटेरियनिज्म ये कहेगा कि 5 जनों को बचाओ, 2 मर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वजह कि अगर 2 को अगर बचाने के चक्कर में या 5 को बचाने के चक्कर में ट्रेन अगर स्पीड में और ब्रेक अगर अचानक से लगा दिए तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो पता नहीं कितने जने मर जाएंगे। तो इसके बजाय 2 को कॉम्प्रोमाइज़ कर दो आप, तो 5 मतलब मैक्सिमम लोगों को बचाने की आप बात करते हो। बट सवाल ये आ जाता है कि टीचर्स डे के दिन क्या हमें टीचर की जो वोकेशन है, टीचर की जो एक कह सकते हैं ना प्रोफेशन है, प्रोफेशन वर्ड बहुत गलत हो जाता है कि प्रोफेशन में आप प्रोफेशनल हो जाते हो और फिर पैसे के लिए काम करना शुरू कर देते हो, पर जो एक एक्चुअल में वोकेशन, यहाँ पे वर्ड बड़ा अच्छा यूज़ किया है राइटर ने, वोकेशन ऑफ टीचिंग, इसको हमें बहुत अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। जब एक टीचर पढ़ाता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपके साथ में ट्रैवल कर रहा हूँ प्रॉपरली, क्योंकि आपको जहाँ पे लेके जाना है वहाँ तक अगर जाने का रास्ता मुझे ही नहीं पता है तो मैं आपको क्या रास्ता बताऊँगा, है कि नहीं। तो ऐसे में खुद को रास्ता बताना, टीचर खुद भी अपडेटेड होता रहे। वही बात है कि स्टूडेंट भी एक टीचर होता है जब एक टीचर लर्न करना चाहे तो। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि कई बार गलत स्टेटमेंट निकल जाता है मेरे मुंह से, तो आप कमेंट जरूर किया करो, और जो कमेंट मुझे लगेगा कि हाँ जी ये बिल्कुल सही बोला जा रहा है तो मैं उसको पिन करता हूँ, डेफिनेटली ऊपर ही ऊपर आता है वो फिर वीडियो में, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ हम डिसिप्लिन या दूसरी तरफ पनिश करके बच्चों को सिखाएं और हायरार्की क्रिएट कर दें कि जी टॉप रैंक कौन सा है, बॉटम रैंक कौन सा है। तो आप यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को क्या लर्निंग सिखा रहे हो, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच वाली। फेलियर और सक्सेस के नाम के ऊपर आप बाइनरी सिस्टम बना चुके हो कि जी जो सक्सेसफुल हो गए, जिनके फर्स्ट डिवीजन आ गई वो तो पास हो गए, और जो फेल हो गए वो बाहर निकल जाओ। आज हमारे यहाँ पर इतने गजब गजब के टीचर हुए हैं जिन्होंने अपनी इन सारी ये जो पूरा एक कैलकुलेशन बेसिस सिस्टम चलता है ना, इसको बिल्कुल तोड़ करके एजुकेशन दी है, जिनमें एक तो गुज्जूबाई बादके, रविंद्रनाथ टैगोर, जिज्जू कृष्णामूर्ति, ये ऐसे इंडिविजुअल्स रहे हैं जो वाकई में टीचिंग के नाम पे मिसाल हैं, ठीक है। ये कोई ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी के काम नहीं है कि हाँ जी आपने ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से कोई कानून बना दिए और उन कानूनों के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को आप प्रमोट करना शुरू कर दो। एजुकेशन एक लंबा प्रोसेस होता है और वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें कुछ अपडेट्स भी आते हैं। आज देखो कोचिंग क्लासेस इतनी ज़्यादा क्यों हाईलाइट हो रही है, क्योंकि स्कूल्स में जो टीचिंग की जाती है उन टीचिंग के अंदर जो आप कह सकते हो कि जो बच्चे एडवांस्ड है, जो बच्चे एडवांस का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं
जो लोग समझते बड़ी जल्दी से हैं उन लोगों को तो वहाँ पे टीचर्स कोऑपरेट कर देते हैं, बट जो बच्चे वहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं उन बच्चों को फिर बाद में कोचिंग में जाकर के पढ़ाई लेनी पड़ती है, और वो भी उसी दौड़ में लग जाते हैं। टारगेट क्या रहता है कि जी हमें सक्सेस होना है, नहीं तो सोसाइटी में हमारे ऊपर थू थू हो जाएगी। तो समस्या यह है यहाँ पर यह है कि हमें टीचिंग के जो इस वोकेशन को है ना, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के बेसिस पे, एक जो साइकिक स्टेट होती है ना, एक दिमाग की जो परिस्थिति है, उसको हमें एक सेंट्रल मोड में ला करके और फिर एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि जी एजुकेशन का अल्टीमेट टारगेट होता है एक इंडिविजुअल को एम्पावर करना, ना कि एक दौड़ में लगा देना कि हाँ जी भागो आप यहाँ पे, है कि नहीं। तो यही चीज़ें हैं, और टीचर्स को भी अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। वो केवल एक डोसाइल कॉन्फर्मिस्ट हो जाएंगे ना। डोसाइल कॉन्फर्मिस्ट का मतलब हो गया कि जी हाँ में बोलने वाले, ऊपर से पॉलिसी बन के आ गए और उनको एक्नॉलेज कर दिया और उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर दिया। एक दूसरी प्रॉब्लम क्या आ जाती है डोसाइल कॉन्फर्मिस्ट, यहाँ पर देख सकते हो कि एक सर्विस प्रोवाइडर कि जी हमें ऑपरेट करने के लिए ऊपर से सिग्नल आ गए, हमें वही काम करना है। नहीं, टीचर अपने हिसाब से अपनी क्लास का डेकोरम मेंटेन करे, है कि नहीं। कोई सेलिब्रिटी बनने की ज़रूरत भी नहीं है किसी को, ये जो सेलिब्रिटी बनने का एक माहौल बना हुआ है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर यही आ जाता है कि हमें वाकई में प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, स्किल्स को इम्प्रूव एनहेंस करने की ज़रूरत है। और एक ये जो नेपोटिज्म वाला जो मुद्दा है, ये तो बहुत ही सिस्टम को बिगाड़ चुका है, ठीक है। तो उसको भी हमें करेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अभी रूलिंग में आ गए, उन्होंने फिर बाद में अपने ही रिश्तेदारों को इनको इंस्टॉल कर दिया टीचर की तरह। आज देखो, जहाँ पर टीचर्स की इज्जत होती है ना जिस भी सोसाइटी में, वो सोसाइटी प्रोग्रेसिव है। जहाँ पर टीचर्स की इज्जत नहीं होती, टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, वहाँ पर आप देखो लगातार सिस्टम जो है वो कोलैप्स होता चला जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो इंडिया खुद। हमारे यहाँ पर टीचर्स की रिस्पेक्ट बहुत कम है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखो कि जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, या लॉकडाउन के टाइम की बात करें, इंडिया में तो इकलौता लॉकडाउन लगा ही नहीं था ना। आप यूके का एग्जाम्पल देखो, यूएसए का एग्जाम्पल देखो, वहाँ पर स्कूल सबसे पहले खोली गई थी। स्कूल्स बिल्कुल बंद नहीं की गई, और बंद भी हुई तो सबसे पहले इन्हीं को ओपन करने की कोशिश की थी। जबकि हमारे यहाँ पर टीचर्स को ना तो फ्रंट वॉरियर्स में कंसिडर किया गया, ना उनको वैक्सीनेट किया गया। अगर उनको वैक्सीनेशन दिया जाता तो टाइम पे स्कूल आसानी से खोली जा सकती थी। कितने आर्टिकल्स आ गए, पर अब जा कर के 1 सितंबर से स्कूल्स खुलनी शुरू हुई है। बच्चों का करियर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वो तो हुआ ही है, उनकी जो स्टडीज़ हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, वो तो है ही। दूसरी तरफ टीचर्स को आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो उनके भी ये कॉन्फिडेंस में डाउन हुआ है। आज टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ करके लोग दूसरे काम में फंस चुके हैं। कितने ही आप एनेक्डोट्स देख चुके होंगे, कितनी स्टोरीज कि सुनार का काम करना शुरू कर दिया क्योंकि हमारा पुश्तैनी काम है, नहीं तो मैं एक टीचर हुआ करता था एक स्कूल में। तो ये हाल अगर बने रहे तो हमारा देश जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं। तो ये टीचर्स डे के ऊपर आर्टिकल था। हैप्पी टीचर्स डे टू मी एंड टू यू। थैंक यू वेरी मच।